मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड। मेरा नाम डॉक्टर विनोदिनी वर्मा है और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आज का टॉपिक है, जो कि यूनिट 4 और 5 है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी में जो टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड होता है किसी भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी में एट अ गिवन प्राइस लेवल। हम उसको पूरी इकोनॉमी में जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर, हम कह सकते हैं एक जनरल प्राइस लेवल पे, उसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज एट स्पेसिफिक प्राइस लेवल एंड पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स जितनी भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको भी हम दूसरे शब्दों में एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज को मेजर करता है। यहाँ पे फिनिश्ड गुड पर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल्स इंक्लूड नहीं होता है। जो भी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमी में एक गिवन प्राइस लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड में कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट सुविधाओं पे या सर्विसेज में जो पैसा खर्च करती है, उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। एग्रीगेट डिमांड एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है। आप लोगों ने इसके पहले डिमांड के बारे में पढ़ा होगा। डिमांड एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जब हम डिमांड की बात करते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड की बात होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड की बात होती है और उसको हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस से कंपेयर करते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। जब भी कीमत में वृद्धि होती है तो मांग हमारी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कम हो जाती है, और इसी का उल्टा होता है, जब प्राइस कम होती है तो उस कमोडिटी, उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो बढ़ जाती है। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल कमोडिटी या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखते हुए। एग्रीगेट डिमांड एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है। इसके जरिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी को हम जीडीपी से मेजर कर सकते हैं। जीडीपी क्या होता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी में, वो उसको मेजर करता है, उसको कैलकुलेट करता है। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही है इकोनॉमी में, उसकी डिमांड को बताता है, डिमांड और डिजायर फॉर दोज गुड्स। तो एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी हम कह सकते हैं एक साथ बढ़ते या घटते हैं। जब जीडीपी बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, या जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड घटेगा तो जीडीपी घटेगी। एग्रीगेट डिमांड जीडीपी लॉन्ग रन में जाके बराबर हो सकते हैं जब हम प्राइस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में, तो वो मेजर करता है टोटल आउटपुट फॉर सिंगल नॉमिनल प्राइस लेवल विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड जो हम प्राइस लेवल की बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड में, और इंडिविजुअल डिमांड में हम जब बात करते हैं प्राइस की, किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की प्राइस को हम डिमांड में जो शॉर्ट रन होता है या हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस से कंपेयर करते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं जितना भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा रहा है, और हम उस सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को लेवल करते हैं, यानी उस
टोटल प्राइस लेवल ऑफ प्राइस की बात करते हैं, इंडिविजुअल किसी कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं करते हैं। हमारी इकोनॉमी में उस समय पे क्या प्राइस लेवल है पूरे गुड्स एंड सर्विसेज की, हम उसको उसका रिलेशनशिप एग्रीगेट डिमांड में टोटल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज से कंपेयर करते हैं। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है डिमांड कर्व की तरह, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, क्योंकि प्राइस लेवल और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी हम इसको जीडीपी कह सकते हैं, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। गुड्स एंड टोटल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन प्राइस लेवल इन अ गिवन टाइम पीरियड को हम जीडीपी भी कह सकते हैं, और जीडीपी और प्राइस लेवल के रिलेशनशिप को हम एग्रीगेट डिमांड के थ्रू बताते हैं। जब प्राइस लेवल और जीडीपी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन सी गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, कैपिटल गुड्स जो हमारी मशीनरी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, एक्सपोर्ट्स जो हम बाहर से सामान अपने देश में मंगाते हैं, इंपोर्ट्स जो हम प्रोड्यूस करके दूसरे देशों में बेचते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स जितना भी पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है उस वो किसी ना किसी चीज़ों के लिए खर्च कर रही है, सुविधाओं के लिए खर्च कर रही है और सर्विसेज के लिए खर्च कर रही है, तो वो इन सारी चीज़ों को मर्ज करके एक एग्रीगेट डिमांड के थ्रू या जीडीपी के थ्रू हम बता सकते हैं। जितना भी पैसा एक साल में हम खर्च करते हैं या कोई भी व्यक्ति खर्च करता है, वो इन सारी कैटेगरीज, पूरी इकोनॉमी में जो पैसा खर्च होता है वो इन सारी कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फिट होता है। या तो वो कंज्यूमर गुड्स में खर्च हो रहा होगा, या तो वो कैपिटल गुड्स में खर्च हो रहा होगा, या एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, या फिर गवर्नमेंट द्वारा स्पेंडिंग की जा रही होगी हमें सुविधाएं या सर्विसेज प्रदान करने में या इन्वेस्टमेंट करने में। एग्रीगेट डिमांड हमें हेल्प करता है कि हम ओवरऑल इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकें। हमारा कंज्यूमर, हमारा बिजनेस इकोनॉमी में कैसा है, हमारी मार्केट वैल्यू कैसी चल रही है, प्राइस लेवल क्या है, वो हमारी पूरी इकोनॉमी का टोटल आउटपुट एक गिवन प्राइस लेवल पे मेजर करता है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन होता है टोटल कलेक्टिव स्पेंडिंग, यानी पूरे साल में कितना टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज को प्रदान करने में बाय ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स, यानी जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, वो एग्रीगेट डिमांड उसको डिटरमाइन करता है। उसकी कंपोनेंट में सबसे पहले आता है कंजम्पशन स्पेंडिंग। कंजम्पशन स्पेंडिंग क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कंज्यूमर स्पेंडिंग रिप्रेजेंट करता है कि एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड किन किन चीज़ों को डिमांड करता है। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति की इनकम हो रही है, कंज्यूमर इनकम है, तो वो अपने इनकम को किन किन चीज़ों पे खर्च कर रहा है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको हम कैसे घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा देती है, तो जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम है, जो उसके खर्च करने के लिए जो उसके पैसे हैं, टैक्स कटने के बाद जो उसके पास बचते हैं, वो कम हो जाता है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट टैक्स घटा देती है तो उसके पास पैसे खर्च करने के लिए ज़्यादा होते हैं, तो वो उसी हिसाब से डिमांड करेगा। कम पैसे होंगे तो कम डिमांड करेगा, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग रिप्रेजेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, किस तरह से प्रोडक्शन घटाई जा रही है। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्पेंडिंग ऑन न्यू कैपिटल एसेट्स, इक्विपमेंट पे, फैसिलिटीज़ पे, रॉ मटेरियल्स पे, टेक्नोलॉजीज़ पे, किसी नई चीज़ के प्रोडक्शन पे, इस पे गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है या एक प्राइवेट इन्वेस्टर कितना पैसा खर्च कर रहा है। ये ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन लेने में आसानी होती है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़्यादा लोन लेके अपने बिजनेस में लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट किस तरह से पैसा खर्च करती है डिमांड को बढ़ाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पे पैसा खर्च करती है, बहुत सारी सोशल चीज़ों के लिए, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन सब पे पैसा खर्च करती है, जिससे उसका कंजम्पशन बढ़ता है और उसकी डिमांड बढ़ती है, जिससे हमारी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो चौथा फैक्टर है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में फॉरेन गुड्स की डिमांड कितनी है, या हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और हम बाहर अपना सामान कितना भेज रहे हैं। अगर हमारे इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और जितना हमारा इंपोर्ट है, उसमें से हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितनी हमारे प्रोडक्शन की डिमांड हो रही है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूला की बात करते हैं या एग्रीगेट डिमांड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडल के फॉर्म में, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। C क्या है? C है कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी कंज्यूमर, हम और आप लोग जो भी पैसा खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसको हम कंज्यूमर स्पेंडिंग में इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारी रोज की डिमांड होती है चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की, टेबल प्रोडक्ट्स की हो गई, हमारे डेली की नेसेसरी प्रोडक्ट्स की हो गई, वो सब हम कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करते हैं। सुविधाओं में जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई और भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो गए, वो सब हम जिस पे पैसा खर्च करते हैं वो हमारा कंज्यूमर स्पेंडिंग में आता है, इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आई जो रिप्रेजेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन नॉन फाइनल कैपिटल गुड्स मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं फैक्ट्रीज पे, इक्विपमेंट्स के, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं नई नई चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, वो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है पब्लिक गुड्स के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हमें सुविधाएं देने के लिए, हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, वो हम उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्लूड करते हैं। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। पैसा गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी तो प्रोडक्शन होगा तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के चांसेस होते हैं। NX को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना है, हमने इंपोर्ट कितना किया और हमने एक्सपोर्ट कितना किया। हमारा इंपोर्ट कितना जा रहा है, यानी हमारा सामान जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देश के बाहर कितना जा रहा है, और हम देश के दूसरे देशों से अपने देश में कितना सामान मंगा रहे हैं। जब इंपोर्ट्स में से हम एक्सपोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो वो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड में 4 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। यानी जो भी देश में पैसा खर्च हो रहा है, जो भी डिमांड के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो इन 4 चीज़ों में बटी हुई है। या तो वो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे खर्च होगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज पे, या तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खर्च होगा, या तो गवर्नमेंट उस पैसे की खर्च कर रही होगी हमें पब्लिक गुड्स एंड सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या एजुकेशन हो गया, मेडिकेयर हो गया या और भी चीज़ें हो गई, या तो फिर वो जो पैसा हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के जरिए जो पैसा खर्च हो रहा हो। जाहिर सी बात है जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसके बदले हमें पैसा पे करना पड़ता है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमको पैसा मिलता है। तो एक्चुअल में हमारे पास पैसा बच कितना रहा है, अगर हमारा इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा बचेगा, और पैसा ज़्यादा बचेगा तो हम उसको इकोनॉमी में यूज़ करके
यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जा सकती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व, जैसा कि अभी हमने बात किया, एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है नॉर्मल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसा ही होता है। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है कि डिमांड कर्व जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसमें हम एक पर्टिकुलर सिंगल क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, और दूसरी तरफ हम जो एक्स एक्सिस पे हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस लेते हैं, यानी प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, जिसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जब उस सामान की, उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उस सामान की डिमांड कम होगी, और जब उसकी प्राइस घटेगी तो उस क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी होता है, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व पूरी इकोनॉमी में जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको मेजर करता है, और उसको हम जीडीपी से डिनोमिनेट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे जीडीपी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे ओवरऑल प्राइस लेवल, मीन्स इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल पे हमारी टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी जब ओवरऑल प्राइस लेवल घटता है तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन घटता है, और जब ओवरऑल प्राइस लेवल घटता है तो हमारे ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग द कर्व एज प्राइस एंड सर्विसेज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। जब प्राइस में कमी या बढ़ोतरी होती है तो जो डिमांड है वो उसी कर्व, एक सिंगल कर्व में इंक्रीज और डिक्रीज करता है, यानी हमारा कर्व शिफ्ट नहीं होता है। कौन से फैक्टर्स, अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड किन किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो सकता है या कम या ज़्यादा हो सकता है। पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने या घटाने के लिए कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या करता है, कंज्यूमर्स के डिसीजंस को या जो बिजनेसमैन होते हैं उनके डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो जो लोगों की बोरो करने की क्षमता होती है वो उस हिसाब से पैसे को खर्च करते। लोअर इंटरेस्ट रेट जब होता है तो हमें लोन लेने में आसानी होती है या हमें पैसे लेने में आसानी होती है, तो उस हिसाब से हम अपना डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, कंपनीज के लिए या कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, हमें पैसे लेने के लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पैसे लेने की क्षमता जो है घट जाती है या खर्च करने की क्षमता जो है घट जाती है, और हमारा डिमांड भी कम हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं इनकम एंड वेल्थ की। इनकम और वेल्थ का मतलब कि किसी व्यक्ति की इनकम कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास वेल्थ कितना है। अगर किसी के पास हाउस होल्ड वेल्थ बढ़ती है, जाहिर सी बात है उसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वेल्थ ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो उसके पास पैसे खर्च करने के लिए ज़्यादा होंगे, इसलिए वो उसकी एग्रीगेट डिमांड हमेशा इंक्रीज करेगी। और किसी वजह से अगर उसकी वेल्थ में कमी आती है, देयर इज अ डिक्लाइन इन वेल्थ, तो उसकी वजह से इट विल लीड टू लोअर एग्रीगेट डिमांड, यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, कंज्यूमर्स की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और when consumers are feeling good about the economy they tend to spend more and save less। जाहिर सी बात है, जब किसी के पास हाउस होल्ड वेल्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको अच्छा फील होगा इकोनॉमी के बारे में और वो पैसा खर्च ज़्यादा करेगा और सेव कम करेगा। सेव हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, इकोनॉमी में आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फ्लेशन आ सकता है या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, तो हम पैसा भविष्य के लिए जोड़ते हैं। लेकिन जब हमें लगता है नहीं, हमारे पास अच्छी खासी वेल्थ है, इनकम है, प्रॉपर्टी है और इकोनॉमी में भी अच्छा माहौल है, तो हम पैसा खर्च ज़्यादा करते हैं और हम सेव करने के बारे में कम सोचते हैं। तो जब हाउस होल्ड वेल्थ या इनकम किसी की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं महंगाई दर। यानी अगर हमें भविष्य में पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है या भविष्य में चीज़ें महंगी होने वाली हैं, तो हम उनको अभी से खरीद के रखना शुरू कर देते हैं। यानी इन्फ्लेशन के डर से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हम भविष्य में चीज़ें महंगे होने के डर से हम अभी से उन चीज़ों को खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है। लेकिन सिमिलरली अगर हमें लगता है कि भविष्य में प्राइसेस कम होने वाले हैं, इकोनॉमी में आगे चल के इन्फ्लेशन कम होने वाला है या इन्फ्लेशन नहीं रहेगा या कम रहेगा, ना कि बराबर रहेगा, तो हम पहले से सामान खरीद के भविष्य के लिए सेव करके नहीं रखेंगे। हम एग्रीगेट डिमांड को उस समय ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारी एग्रीगेट डिमांड उस समय कम रहेगी, क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं आगे चल के चीज़ें सस्ती होंगी या आगे प्राइस बढ़ने के कोई चांस नहीं होंगे, तो हम उसका डिमांड अभी नहीं करेंगे, हम भविष्य में जब हमको ज़रूरत होगी हम तब करेंगे। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारे एग्रीगेट डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। अगर लगता है कि इन्फ्लेशन भविष्य में बढ़ने वाला है, प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो हम इमीडिएट परचेज़ कर लेते हैं, सामान खरीद के रखने लगते हैं भविष्य के कंज़म्पशन के लिए, जिसकी वजह से उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और इसी का वाइस वर्सा, जब हमको लगता है कि नहीं इन्फ्लेशन कम होने वाली है या प्राइसेस बढ़ने की कोई संभावना नहीं है भविष्य में, तो हम अपने डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, उस समय हम चीज़ों का डिमांड नहीं करते हैं और हमारी एग्रीगेट डिमांड उस समय कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट्स की। जब भी हमारी इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है दूसरी करेंसी के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जैसे पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ हुआ करता था और डेप्रिसिएशन के बाद $1 की कीमत 75 रुपए हो जाएगी। यानी अब हमारे $1 के सामान के लिए जहाँ पे हम 70 रुपए देते थे, अब उसी $1 के सामान के लिए हमें 75 रुपए देना पड़ेगा। यानी हमारे लिए हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमको महंगे पड़ेंगे। 70 रुपए के सामान के लिए, $1 के सामान के जो हम 70 रुपए देते थे, अब उसी $1 के सामान के लिए हमें 75 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अब हम एक्सपोर्ट्स को हम कम करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे लिए महंगे होंगे। और दूसरी तरफ वहीं पे हमारे इंपोर्ट्स हमारे लिए हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दूसरे कंट्री के रिगार्डिंग हमारे जो देश की चीज़ें होंगी वो सस्ती हो जाएंगी। पहले उनको $70 के सामान के लिए $1 देना पड़ता था, अब उनको 75 रुपए के सामान के लिए $1 देना पड़ेगा। यानी हमारी चीज़ें, हमारे देश में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनके लिए सस्ती हो जाएंगी। तो जब भी यूएस डॉलर से हम अपनी करेंसी को कंपेयर करते हैं तो फॉरेन गुड्स हमारे लिए महंगी हो जाती हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर फॉल्स, जब यूएस डॉलर फॉल करता है, उसकी करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, तो फॉरेन गुड्स हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है जब गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस यानी दूसरी कंट्री में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो हमारे लिए चीपर हो जाएंगे और एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। When the value of dollar increases, foreign goods are cheaper and US goods become more expensive to foreign markets. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन एंड एग्रीगेट डिमांड की। इकोनॉमिक कंडीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे? इकोनॉमिक कंडीशन एग्रीगेट डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो रिसेशन जिसको हम ग्रेट रिसेशन की बात करते हैं, ग्लोबल मेल्टडाउन की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007 और 8 में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्गेज लोन डिफ़ॉल्ट हो गए थे, रिसेशन आ गया था। तो उस समय एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। हुआ क्या था, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, जीडीपी कम हो गई थी, तो लोगों की इनकम भी कम हो गई थी, प्रोडक्शन कम हो गया था और हमारी ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में थी वो कम हो गया था, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी
घट गए थे, क्योंकि वो ग्लोबल क्राइसिस था। तो बाहर के देश भी हमारे चीज़ों की डिमांड कम कर रहे थे और हमारे पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि जीडीपी कम हो गई थी, लोगों की इनकम कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड पे फ़र्क आया था। एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2007 और 8 में आया था, जिसको हम ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन कहते हैं या ग्रेट रिसेशन कहते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ा था और एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी की डिक्लाइन हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि जब कोई बिजनेस सफ़र करता है और उसके पास लेस एक्सेस टू कैपिटल होता है या पैसा कम होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने वर्कर्स को निकालने लगते हैं। ठीक है, जैसे 2008 और 9 में हुआ था कि लोगों के पास पैसा कम था, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो लोग लोन नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने वर्कर्स को निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ तो जीडीपी कम हुई और ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो गया। पर्सनल कंजम्पशन या कंज्यूमर स्पेंडिंग में जो पैसा खर्च लोग करते थे, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो पैसा खर्च करते थे, उसमें काफ़ी डिक्लाइन आया। पर्सनल सेविंग्स भी कम हो गई, पर्सनल कंजम्पशन कम हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गया, जिसकी वजह से जो भी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी थी, अनसर्टेन फ्यूचर था, उसकी वजह से इन सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ा। पर्सनल कंजम्पशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पर्सनल कंजम्पशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का जीडीपी भी कम हो गया था। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड वर्सेस एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है या दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? जैसे हम बात करते हैं जब इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो इकोनॉमिस्ट जो हैं अक्सर डिबेट करते हैं कि क्या इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड स्लोड लीडिंग टू लोअर ग्रोथ और जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड लीडिंग टू लेस एग्रीगेट डिमांड, whether demand leads to growth or vice versa is economist version of age old question of what came first. Means क्या एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से जीडीपी कम होती है या जीडीपी की कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होती है? या अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने की बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बूस्ट करने से क्या हमारी इकोनॉमी की साइज और जीडीपी को हम बूस्ट कर सकते हैं? मतलब ये कहीं प्रूव नहीं किया जा सकता कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड क्रिएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी, क्योंकि हम एक समान कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वो इंक्रीज करते हैं, कि उसकी वजह से ये हम नहीं बता सकते हैं कि दोनों में कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। एग्रीगेट डिमांड को हम दूसरे टर्म्स में जीडीपी कह सकते हैं, जीडीपी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि अर्ली इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं कि प्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ डिमांड, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी, यानी जब प्रोडक्शन होगा तो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी और हम उसको डिमांड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है। सेज लॉ कहता है सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। मीन्स अगर सप्लाई होगी तो अपने आप वो डिमांड क्रिएट कर लेगी। उन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डिमांड ड्राइव्स सप्लाई। मीन्स डिमांड अगर है तो सप्लाई को अपनी तरफ अपने आप खींच लेगा। लेकिन से कहते हैं कि नहीं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड, जितनी भी चीज़ें सप्लाई हो गई है वो इकोनॉमी में कंज्यूम हो जाएगी, उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगी। लेकिन जो कीन्सियन इकोनॉमिस्ट थे वो कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज रियल फ्यूचर आउटपुट। मीन्स अगर हम एग्रीगेट डिमांड को पुश करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे हमारे भविष्य में, हमारे इकोनॉमी में भविष्य में आउटपुट, टोटल लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और मनी स्पेंड ऑन दोज एंड गुड एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। कीन्स का कहना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम होता है या इनसफिशिएंट होता है तो इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों?
क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा यानी लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स उन चीज़ों को कम प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड नहीं हो रही है मार्केट में, इकोनॉमी में। और जब प्रोड्यूसर्स उन चीज़ की डिमांड, उनका प्रोडक्शन कम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो वर्कर्स को की क्वांटिटी को कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। और जब वर्कर्स की क्वांटिटी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है वर्कर्स को जॉब से निकाला जाएगा और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। या तो वो वर्कर्स को जॉब से निकालेंगे या तो उनका वेज लेवल कम करेंगे। तो कीन्स का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से बाय प्रोडक्ट है या एक तरह से रिजल्ट है इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि वेज लेवल कम हो जाता है या वर्कर्स की डिमांड कम हो जाती है। और उनका मानना ये भी है कि गवर्नमेंट कुड नॉट स्पेंड मनी, गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा खर्च करे ताकि वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सके। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसी तरह से जो बाकी इकोनॉमिस्ट हैं, ऑस्ट्रियन स्कूल के इकोनॉमिस्ट, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी स्ट्रेस, कंजम्पशन इज ओनली पॉसिबल आफ्टर प्रोडक्शन। मतलब उनका कहना है कि कोई भी चीज़ का कंजम्पशन तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आउटपुट को हम बढ़ाते हैं, आउटपुट हमारा बढ़ता है तो अपने आप उस वो कंजम्पशन को खींच लेता है, यानी उस अपने आप कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ती है। तो अगर कोई अटेम्प्ट किया जाता है, कोई कोशिश की जाती है कि हम स्पेंडिंग को बढ़ाएं, तो उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। इसी तरह से लोगों का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि किसी इंडिविजुअल सेविंग का क्या फर्क पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पे। जाहिर सी बात है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग करते हैं तो हम कंजम्पशन ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, हम अपने कंजम्पशन को कट करके ही ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग कर रहे होंगे। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा और हम एग्रीगेट डिमांड, हम ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे। और अगर सब लोग इसी तरह से ज़रूरत से ज़्यादा सेविंग करने लगेंगे तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेंडिंग। होल्डिंग ऑफ मनी, होल्डिंग ऑफ मनी मीन्स अगर हम पैसे को होल्ड करें यानी अपने घरों में छुपा के रखें, अपने पास रखें, कैश मनी को रखें, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि जो हम पैसा अगर अपने पास रखते हैं उसको मार्केट, वो पैसा हमारे मार्केट में फ्लो नहीं करेगा तो हम वो पैसा इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाएगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा। और जब वो पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो इकोनॉमी में वो पैसा खर्च नहीं होगा, और पैसा खर्च नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, और आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है, वो पहला जो फैक्टर है राइजिंग और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। मीन्स जो हमारा ब्याज दर होता है अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन के जो डिसीजंस हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमें आसानी से लोन मिलेगा या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लोन लेने में आसानी होगी, लोन लेने में आसानी होगी तो इन्वेस्ट करेंगे पैसा इकोनॉमी में, अपने बिजनेस में, प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी हमारी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाता है तो उनको लोन लेना महंगा पड़ेगा, उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, या कंज्यूमर्स ज़्यादा पैसा लोन लेके खर्च नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे असर पड़ेगा। इसी तरह से राइजिंग हाउस होल्ड वेल्थ, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमारा जो हाउस होल्ड वेल्थ होता है, जो हमारी पूंजी होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे पास ज़्यादा होती है तो हम सिक्योर होते हैं, और हम जब सिक्योर होते हैं तो हम पैसा खुल के खर्च करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारी हाउस होल्ड वेल्थ कम है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड घटेगी।
Rising household wealth increases aggregate demand, while a decline usually leads to lower aggregate demand. मान लीजिए किसी कारण हमारी हाउस होल्ड वेल्थ कम हो जाती है, या गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, गवर्नमेंट कोई लिमिट लगा देती है वेल्थ की, तो हमारी हाउस होल्ड वेल्थ अगर कम हो जाती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जैसे कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन, अगर हमें लगता है कि भविष्य में चीज़ें महंगी होने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम पहले से ही चीज़ों को डिमांड करके खरीद के अपने पास कंजम्पशन के लिए, फ्यूचर कंजम्पशन के अपने पास रखने लगते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, फ्यूचर में इन्फ्लेशन नहीं आएगा या प्राइसेस बढ़ने की कोई चांस नहीं है, तो हम पहले से कंजम्पशन करना ज़रूरी नहीं समझते और हमारी एग्रीगेट डिमांड कम रहती है, बढ़ती नहीं। इसी तरह से अ डिक्रीज और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल मेक फॉरेन गुड्स इंक्रीज और डिक्रीज, while goods manufactured in domestic country will become cheaper, leading to increase in aggregate demand. जैसे अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे भी मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन की बात बताई कि पहले हमारा $1 इज इक्वल टू 70 रुपए था, अब $1 इज इक्वल टू 75 रुपए हो गया, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम कैसे हो गई? पहले हम 70 रुपए में $1 का सामान खरीदते थे, अब उसी $1 के सामान के लिए हमें 75 रुपए देने पड़ेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे लिए विदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टलियर हो रहे हैं। ठीक है, हमारे जो विदेशी प्रोडक्ट्स जो हमको बाहर से लाने हैं, जो पहले हम जिसके लिए हम 70 रुपए देते थे, अब हम उसको उसके लिए 75 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे लिए कॉस्टलियर हो जाएंगे, और जो हमारी चीज़ें जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो रही हैं वो चीपर हो जाएंगी, और इसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और हमारे इम्पोर्ट्स भी, सॉरी, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि एग्रीगेट डिमांड से हम जीडीपी के बारे में जान सकते हैं कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की जीडीपी की कंडीशन क्या है। एग्रीगेट डिमांड से हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पता चलती है, हमारे कंज्यूमर्स की स्ट्रेंथ, हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ इकोनॉमी में कैसी है वो पता चलती है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को हम मार्केट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टोटल आउटपुट को बताता है एक गिवन सर्टेन प्राइस लेवल पे। उससे हमारी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता नहीं चलती है। एग्रीगेट डिमांड से हमें ये पता चलता है कि इस प्राइस लेवल पे, गिवन प्राइस लेवल पे हमारी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। उससे क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता नहीं चलता है कि हमारी इकोनॉमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है या हमारी इकोनॉमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट रही है। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को मेजर करता है, हजारों करोड़ों लोगों के बीच में अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे जब हम जब हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि हमारे डिमांड की कॉज क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। क्यों? डिमांड बढ़ने का कारण इनकम हो सकता है, डिमांड बढ़ने का कारण डिक्रीज इन प्राइस हो सकता है, डिमांड बढ़ने का कारण उस टाइम पे इन्फ्लेशन हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी में क्या रिलेशनशिप है? जीडीपी से हमारी इकोनॉमी का साइज पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक period of time. Means GDP measures the size of an economy based on monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period. Means एक साल के अंदर हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में जो भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, इसको हम जीडीपी से मेजर करते हैं। इसलिए जीडीपी इज aggregate supply
एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट टोटल डिमांड फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड क्या करता है, जितनी भी चीजें जीडीपी के तहत हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर, एक गिवन प्राइस लेवल पे, उसकी डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट्स total demand for all the finished goods and services produced at given price level during a specified period। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स जीडीपी, क्योंकि दोनों ही चीजें एक ही जैसे तरीके से कैलकुलेट की जा रही है। तो जीडीपी को हम कैसे मेजर कर रहे हैं कि जितना भी पैसा खर्च हो रहा है फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इकोनॉमी के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड में, उसी के जरिए हम एग्रीगेट डिमांड को भी कैलकुलेट करते हैं कि इकोनॉमी में एक गिवन टाइम पीरियड में डिमांड कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जा रही है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जा रही है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों को सेम तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड जब घटता है तो जीडीपी घटती है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। जैसा कि माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि डिमांड और सप्लाई एक सिक्के के दो पहलू है, इसी तरह से मैक्रोइकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एग्रीगेट डिमांड को पूरी तरह से समझने के लिए, या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को, जीडीपी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एग्रीगेट सप्लाई को भी समझना होगा। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर परचेज ड्यूरिंग अ पीरियड। मीन्स हमारी इकोनॉमी में जो भी टोटल वैल्यू है आउटपुट की, जो इकोनॉमी में अवेलेबल है परचेज करने के लिए, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर करता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मीन्स जितनी भी चीजें इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में, उसको हम एग्रीगेट सप्लाईज के थ्रू रेफर करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू इनकम। मीन्स जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारा आउटपुट हो गया, और वो जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हम सप्लाई करने के लिए, मार्केट में परचेज करने के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए सप्लाई इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू हम इनकम कर सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की मेन कंपोनेंट्स क्या है? एग्रीगेट सप्लाई की मेन कंपोनेंट्स है कंजम्पशन एंड सेविंग। मींस कंजम्पशन और सेविंग से ही हम एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारी इनकम होती है, ठीक है, वो दो पार्ट्स में बटी होती है, या तो वो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम उसको सेव करते हैं, और जो हम इनकम को सेव करते हैं वही हम आगे चल के इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी इनकम दो पार्ट्स में बटी होती है, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो कंजम्पशन मीन्स जो हम पैसा अपने कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं, ठीक है, और सेविंग्स मीन जो हम पैसा सेव करते हैं, बाद में वो पैसा जाके हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना भी पैसा अवेलेबल होगा, जितनी भी इनकम अवेलेबल होगी हमारे पास, वो दो हिस्सों में बटी होंगी, कंजम्पशन और सेविंग में। और एग्रीगेट सप्लाई इज अ सम ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यानी एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम कंजम्पशन और सेविंग्स को जोड़ दें तो हमें एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगी कि कितनी चीजें, कितना इकोनॉमी में आउटपुट अवेलेबल है जिसको हम परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अपनी इनकम। इनकम का कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करने पे खर्च करेंगे, कंजम्पशन में खर्च करेंगे, और कुछ हिस्सा हम सेव करने के लिए यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ या इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, कंजम्पशन हमारे इनकम का पार्ट होता है। ठीक, अगर हम इक्वेशन की बात करें, C इज इक्वल टू MPC एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम Y। ठीक, अब कंजम्पशन, दो तरह के कंजम्पशन होते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन
ऑटोनमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है कि जब हमारी इनकम नहीं भी होती है तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। कहाँ से? प्रीवियस सेविंग से। ठीक है, तो सेविंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, जिसको हम सेविंग फंक्शन कहते हैं, एज इज इक्वल टू एफ वाई, यानी सेविंग इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन, इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग कैन बी नेगेटिव एट जीरो और लो लेवल ऑफ इनकम। जब हमारी इनकम ही नहीं है, हम बेरोजगार है, तो हमारी सेविंग या तो जीरो होगी या तो हमारी सेविंग नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब हम पुरानी सेविंग्स को खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी इनकम उस समय जीरो होगी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ती है तो हमारी सेविंग इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम है, उससे ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, सेविंग इज रेसिडुअल इनकम ऑफ हाउस होल्ड दैट इज लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन। सेविंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी हमारी इनकम है उसमें से कंजम्पशन के बाद, यानी हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो हमारी थोड़ी बहुत इनकम बचती है, उसको हम सेविंग कहते हैं। उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। मतलब कि टोटल इनकम जो हमारी है, जो टोटल सैलरी हमारी है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, या हम जो टोटल जो हमारी इनकम है उसमें से हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डेली नेसेसिटीज के लिए, कंजम्पशन के लिए, उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो हमारी सेविंग होती है। इसलिए सेविंग को कहा जाता है कि वो हमारे इनकम का रेसिडुअल है। और इसी को ओवरऑल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो पूरे हाउस होल्ड्स में जो सेविंग बचता है, या सेविंग पूरे इनकम में, इकोनॉमी की जो पूरी इनकम है उसमें से जो कंजम्पशन के बाद पैसा बचता है, उसको हम सेविंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेविंग की। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। मतलब कंजम्पशन की जब हम बात करें तो, क्योंकि S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी सेविंग जो है इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो C है, यानी कंजम्पशन है, वो ऑटोनमस कंजम्पशन भी हो सकता है। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी इनकम कम होती है या ना के बराबर होती है तो हम अपनी पहले की सेविंग्स को यूज करते हैं। पहले की सेविंग्स, जो पहले से हम पैसा कभी बचा के रखे होते हैं, उसको हम डिससेव करते हैं, यानी उसको हम खर्च करते हैं। उसको हम ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनमस कंजम्पशन का मतलब कंजम्पशन विच इज टेकिंग प्लेस व्हेन देयर इज नो इनकम, मींस विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। यानी ऐसा नहीं कि जिसकी जॉब नहीं होती है, जिसको इनकम नहीं मिल रही होती है, वो कंजम्पशन नहीं करता। वो कंजम्पशन करता है या तो बोरो करके करता है या तो अपनी पहले की सेविंग से करता है, जिसको हम डिससेविंग कह सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी जब इनकम हमारी जीरो है, अमाउंट ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस सेविंग। यानी जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो जब हमारी इनकम जीरो है, तो यानी इसका मतलब हम पुरानी सेविंग या पिछली सेविंग्स को यूज कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन में कंजम्पशन का फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू C प्लस बी वाई। ठीक है, बी क्या है? MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और 1 माइनस बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और वाई क्या है? इनकम। मीन्स हम इनकम का जो पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, बी वाई जो है, बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम सेव करते हैं, वो पैसा हम फॉर एग्जांपल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिर वो पैसा बैंक बड़े बड़े बिजनेसमैन को या इन्वेस्टर्स को लोन आउट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो पैसा वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट रेफर्स टू रियल इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से कैपिटल इक्विपमेंट में एड ऑन होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, और इसकी वजह से परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स भी बढ़ता है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट।
इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस किया जाए, मीन्स जब वो उसको मोटिवेशन मिले या उसको इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट मिले, तब हम उसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टर्स लाइक प्राइस है, वेज है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो हमें बोरोइंग करने में आसानी होती है, लोन लेने में आसानी होती है, और तब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। तो या हमारी जब इनकम बढ़ जाती है तो हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी तरह से जब डिमांड बढ़ जाती है, किसी चीज़ की डिमांड इकोनॉमी में बढ़ गई, तो हमें लगता है कि अब अगर हम इस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो इससे हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसकी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होगी और इससे हमको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को देख के हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी हमें प्रॉफिट अर्न करने के लालच में या मोटिवेशन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी तरह से जब इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ती है। कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है और उस कंजम्पशन डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। जैसे इकोनॉमी में अचानक से गवर्नमेंट ने सबकी इनकम बढ़ा दी और इकोनॉमी में क्या होगा, लोग कंजम्पशन डिमांड लोगों की बढ़ जाएगी, लोग कंजम्पशन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और जब कंजम्पशन करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी होना चाहिए इकोनॉमी में, और इस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो कंजम्पशन की डिमांड इकोनॉमी में है, बढ़ी हुई इनकम की वजह से जो कंजम्पशन की डिमांड इकोनॉमी में है, उसकी वजह से हम प्रोडक्शन को बढ़ाकर उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमें फायदा होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी पूरी तरह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड करता है। अगर इनकम बढ़ती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करना भी बढ़ता है, अगर इनकम घटती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट घटता है। दूसरा हम बात करते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट होता है इनकम का, यानी उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इनकम चाहे बढ़े, इनकम चाहे घटे, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज इनकम इनइलास्टिक। इनकम के बढ़ने या घटने से ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए एक्सोजीनस फैक्टर्स, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इनोवेशन, इकोनॉमी में कोई इनोवेशन करना है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेंशन करना है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, लेबर फोर्स बढ़ रहा है, रिसर्च हो रही है, ठीक है, सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, कोई वेदर चेंज हो रहा है, वॉर है, रिवोल्यूशन है, इन सब चीज़ों की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है। हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें कोई इनोवेशन करना है या नया इन्वेंशन करना है, हम किसी नई चीज़ की खोज करने जा रहे हैं, या हमारी इकोनॉमी में लेबर फोर्स ज़्यादा है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम लेबर फोर्स को यूटिलाइज करके, इन्वेस्टमेंट करके हम कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन डिमांड। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पे डिमांड के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट डिमांड पे इफेक्ट डालता है। डिमांड का इन्वेस्टमेंट कोई फर्क नहीं कि डिमांड घट रही है तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, डिमांड बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है तो वो डिमांड को फ्लक्चुएट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो डिमांड घट सकती है। जाहिर सी बात है, अगर हमने कोई इनोवेशन किया, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और हम नया इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता हो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, क्योंकि लोगों को एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है जो एक नई तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, जो एक नया यूनिक प्रोडक्ट है जिससे पहले लोगों ने नहीं खरीदा था और उन्होंने नहीं देखा था।
तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जब इनोवेशन हो रहा है, नया इन्वेंशन हो रहा है या नई रिसर्च हो रही है, उसकी वजह से लोगों की डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ सकता है, कि डिमांड घट सकती है या डिमांड बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट घट कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है बिल्डिंग पे, रोड्स पे, स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, तो ये इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम। यानी ये इन्वेस्टमेंट इनकम से मोटिवेट होके नहीं किया जा रहा है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट कर रही है ताकि वो और अच्छी सुविधाएं और अच्छी सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोवाइड कर सके। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट जनरली पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज रिगार्डेड एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, means that investment which is meant for public, means that amount of investment which is done by government, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल कॉज के लिए इन्वेस्ट कर रही है, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को अक्सर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, यहाँ पे हम प्रॉफिट से या बढ़ी हुई इनकम को देखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो उसके पास पैसा नहीं भी होता है तो वो बोरोइंग करके कभी कभी अक्सर इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च करती है, तो दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेंगे वहाँ हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंड है, जो लेबर है, जो कैपिटल है, वो सब फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे। इसी तरह से अगर हमारी इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी हम सप्लाई कम है, यानी हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे जो लेबर है, हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो कैपिटल है, उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम है और डिमांड उतनी ही, एग्रीगेट डिमांड हमारी उतनी ही है। तो वहाँ पे शॉर्टेज होगी सप्लाई की, इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यानी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो रहा। इसी तरह से जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, तो भी हमारी इकोनॉमी में फुल इक्विलिब्रियम नहीं होगा या हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो यानी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है और हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो पूरी तरह से फुल्ली एम्प्लॉयड है, यानी वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जीडीपी के बारे में बता सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। हमारी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, जीडीपी, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड घट रहा है तो जीडीपी घट रही है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को की स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने में हमें हेल्प करते हैं।